इस चैनल पर आप सभी के लिए सरलता से उपलब्ध हैं निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल, जिसका कि हम आज हल करने वाले हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में होने वाली 2024-25 की वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में इसमें दिए गए प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। आप सभी प्रयास करें और आपके सपोर्ट के लिए हम हैं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक मॉड्यूल जारी किया गया है, जिसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल सरल छोटे छोटे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिसमें से कमज़ोर विद्यार्थी भी जो है कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करके अगर प्रयास करे तो आसानी से पास हो सकता है। देखिए, सरकार के द्वारा कहा गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान का विषय का जो परीक्षा परिणाम रहता है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। यह देखा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय विद्यार्थियों को कठिन और अरुचिकर लगता है, क्योंकि सही तरीके से उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, रुचिकर तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जाता है, जिसका संकेत परीक्षा परिणाम में परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जो है काफ़ी कम आता जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने के दृष्टिकोण से इस वर्ष भी जो है इस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक शिक्षक मार्गदर्शिका और विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। विषय वस्तु को सरल, सहज एवं रोचक बनाने के लिए स्टेट असेसमेंट सेल के विषय विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका विशेष रूप से तैयार की गई। विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका विशेष रूप से विद्यार्थी हेतु तैयार की गई, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों का अभ्यास किया जाना अपेक्षित एवं शिक्षक मार्गदर्शिका में विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका का अभ्यास कराए जाने हेतु विषय वस्तु से संबंधित अवधारणा के शिक्षण निर्देश एवं संभावित गतिविधियों का समावेश किया गया है। त्रैमासिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों का चिन्हांकन करने के उपरांत विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन में विद्यार्थियों का पुनर्वितरण कर दें एवं एक ग्रेड के विद्यार्थियों को एक सेक्शन में रखें, ताकि उन विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप पढ़ाया जा सके। यह रेमेडियल मॉड्यूल मुख्यतः डी और ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है, अतः इसमें महत्वपूर्ण अवधारणा वाले प्रश्नों का समावेश किया गया है। शिक्षक इन अवधारणाओं का अध्यापन करने के उपरांत संबंधित प्रश्नों को विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका में आवश्यक रूप से हल कराएं, ताकि विद्यार्थियों में विषय की समझ बन सके और वह आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो विद्यार्थियों, सरकार द्वारा कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक विज्ञान का परिणाम जो है वो काफ़ी कमज़ोर आ रहा है, इसलिए आसानी से याद हो सके इसलिए एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिस मॉड्यूल को हल करने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम अब अगर हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का, तो समकालीन भारत में कुछ 7 अध्याय दिए गए हैं। भारत और समकालीन विश्व भाग 2 के 5 अध्याय दिए गए हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में 6 अध्याय दिए गए हैं और आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र के अंतर्गत 4 अध्याय इसके अंतर्गत समावेश किया गया है। जैसे ही अलग-अलग प्रकार के पाठों अध्यायों में आवंटित अंक आपको दिए गए हैं, इसी अनुसार आपको पढ़ाई जारी रखना है, उसी अनुसार आपको याद करना है। कुल 23 प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, जिसमें 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान भी होंगे, सही जोड़ी होगी, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से 30 अंक जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर पहला पार्ट महत्वपूर्ण दिया गया है, जिस अध्याय 7 इसमें से कुल 7 अंक आवंटित किए गए हैं। इस अध्याय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भूगोल का ये पार्ट है। बड़े ही ध्यान से आप समझिए और इसके उत्तर जानने का प्रयास कीजिए कि सही विकल्प यहाँ पर बताए गए हैं। 7 नंबर के प्रश्न इस पार्ट में आवंटित किए गए, मतलब 7 नंबर के अलग-अलग प्रकार से प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन में दिया गया है मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर और सिलीगुड़ी। यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन अपने को सिलचर और पोरबंदर ये देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर आप लिख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो
स्थानांतरण हानियों तथा देरी को जो है वो घटाता है। क्या घटाता है? रेल परिवहन घटाता है, पाइपलाइन परिवहन घटाता है, सड़क परिवहन घटाता है या जल परिवहन घटाता है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो विद्यार्थियों आपको लिख लेना है पाइपलाइन परिवहन। ध्यान रखिए, पाइपलाइन परिवहन जो है स्थानांतरण हानियों और देरी को जो है वो घटाता है। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है जिसको HVJ पाइपलाइन भी कहा जाता है। उस पाइपलाइन में इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उनमें से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें दिया गया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश से भी ये पाइपलाइन होकर के जा रही है, गुजरात से भी पाइपलाइन होकर के जा रही है, उत्तर प्रदेश से भी ये पाइपलाइन होकर जा रही है, लेकिन विद्यार्थियों महाराष्ट्र राज्य से ये होकर के नहीं जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य इस पाइपलाइन से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसके उत्तर में हम यहाँ पर महाराष्ट्र लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी अपने अपने साथियों को ज़रूर चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ज़रूर इसका ध्यान रखें ताकि अनेक विद्यार्थियों तक पहुंच सके ये सरलता से। और इसके उत्तर, पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। अब यहाँ पर पत्तन मतलब आपको समझना है जहाँ पर जहाज रुकते हैं, बंदरगाह जिसको बोला जाता है, मतलब समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ की बताया गया है कि कौन सा जो है अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो विद्यार्थियों इसका जो उत्तर है वो द ऑप्शन है विशाखापट्टनम। आप यहाँ पर लिख लेंगे विशाखापट्टनम। अच्छे से याद करते हुए चलेंगे ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी पूरी हो जाए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी पूरी हो जाए। अगला प्रश्न जो है वो, भारत में वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। कि वस्तुओं को एक स्थान से ले जाने के लिए या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा प्रमुख साधन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या पाइपलाइन। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामान को ले जाने के लिए और यात्रियों को जाने के लिए जो सरल साधन है वो है रेल परिवहन साथियों। यहाँ पर अंग्रेजी शासन काल से रेल परिवहन चला आ रहा है, तो आप इसका उत्तर रेल परिवहन करेंगे। अधिकतर बड़े बड़े रेल जो मालगाड़ी होती है उसमें अनेक वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न हम चलते हैं। छठा प्रश्न इसमें दे रखा है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। मतलब ऐसा व्यापार जो एक देश से दूसरे देश में किया जाता है या दो देशों के मध्य में किया जाता है, उस व्यापार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार। तो एक से अधिक देशों में या दो देशों में जो आपस में व्यापार होता है तो विद्यार्थियों उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, क्योंकि एक से अधिक राष्ट्र मतलब देशों के बीच में ये व्यापार हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पत्तन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है? मतलब देश में जितना भी लौह अयस्क का निर्माण हो रहा है उसमें से 50% लौह अयस्क का निर्यात कौन सा पत्तन कर रहा है, बंदरगाह कर रहा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं मार्गमाव, मुंबई, कोचीन और कांडला। तो साथियों इसका उत्तर जो है वो मारमागाओ पत्तन सही उत्तर है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, मारमागाओ। इस प्रकार से इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम याद करते हुए चलेंगे। आपको अगर जल्दी लगता हो तो आप रोक करके पुनः अपनी कापियों में उतार सकते हैं। आप सभी के लिए परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम सरल वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी जो है इसका अध्ययन करें, अच्छी तरीके से समझें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो आपकी कक्षा में अध्ययनरत है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का भला हो सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षाओं हेतु एक उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत एक पुस्तक जारी की गई है जिसमें सरल सरल छोटे छोटे प्रश्नों का समावेश किया गया है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। अब अगला पार्ट जो हम ले रहे हैं, संसाधन विकास। इस पार्ट में से कुल 4 अंक इसमें आवंटित किए गए, मतलब 4 नंबर के प्रश्न या ऑब्जेक्टिव इस पार्ट में से पूछे जाएंगे।
तो हमको इस पार्ट की तैयारी करना। आप अच्छे से सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यान से समझें, इससे आपके अच्छे नंबर कवर होते हैं। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। सही जोड़ी, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य और सही विकल्प। इस प्रकार से अलग अलग 30 नंबर के प्रश्न जो आपको अपना परसेंटेज बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सरल सरल प्रश्नों को आप याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही विकल्प चुन करके लिखिए। सही विकल्प चुन करके लिखना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है। अजैव मतलब जो जैविक नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मत्स्य जीवन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है चट्टानें और चौथा दे रखा है प्राणी जगत। तो विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न को थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। हम ऑप्शन अपने मन से लगा देते हैं कई बार नहीं पता होने पर, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें ताकि सही उत्तर की तरफ हम पहुँच सकें। यहाँ जैसे दे रखा है मनुष्य, मत्स्य, प्राणी, इन सभी में जीव होता है, लेकिन चट्टानों में जीव नहीं होता है, इसलिए ये अजैव संसाधन है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे चट्टानें। अगला प्रश्न दे रखा है अवनलिका अपर्दन मृदा को बनाता है। अवनलिका अपर्दन जो है वो मृदा को क्या बनाता है। यहाँ लिखा है कृषि के लिए अनुपयुक्त, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कृषि के लिए उपयुक्त, चरागाह के लिए उपयुक्त, वनों के लिए उपयुक्त। तो जो अवनलिका अपर्दन है ये मृदा को कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त। अगला जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। भौतिक मतलब वो कारक नहीं है। कौन सा है। भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह या जनसंख्या। तो ये सभी भूमि से संबंधित हैं। भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, लेकिन जनसंख्या इसका भौतिक कारण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। अगला दे रखा है सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। अजैविक, जैविक, नवीनीकरणीय या फिर निजी। 4 ऑप्शन है। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है। सेल जो होती है और जो धातुएं होती है वो किस प्रकार के संसाधन है। जैविक है, नवीनीकरणीय है, निजी है या फिर अजैविक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा अजैविक। का वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अजैविक। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है, तो ये अजैविक संसाधन है। अगला प्रश्न उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन वो मतलब किस प्रकार का में वर्गीकृत किया गया उनको। नवीनीकरण और अनवीनीकरण। दूसरा ऑप्शन दे रखा है जैविक और अजैविक। तीसरा ऑप्शन दे रखा है निजी और सामुदायिक। चौथा ऑप्शन दे रखा है संभाव्य और विकसित। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हम का आएगा जैविक और अजैविक। 2 प्रकार के में इनको वर्गीकृत किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ उत्तर हम लिखेंगे जैविक तथा अजैविक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं। मतलब जो संसाधन तो है किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी हो नहीं पा रहा है, कभी हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है नवीनीकरण संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन या चक्रीय संसाधन। तो वो होता है संभाव्य संसाधन, मतलब आने वाले समय में उनका उपयोग किया जा सकता है। अभी संसाधन है लेकिन अभी उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में उनका उपयोग कभी किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन जो है वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे संभाव्य संसाधन। अगला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। सबसे पहले जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1992, 1994, 1991, 1996। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 1992 है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है सबसे पहले 1992 में ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। इसमें से कौन सा जो कारक है वो भूमि के उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। भौतिक कारक नहीं है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति,
अपवाह या जनसंख्या, ये तीनों जो है वो भूमि से संबंधित हैं। यहाँ पर जो है फिर से वही जनसंख्या जो है अलग दिखाई देता है, जनसंख्या भौतिक कारक नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। बहुविकल्पीय प्रश्न में अगला प्रश्न, निक्षालन से बनी मृदा कहलाती है। निक्षालन, पहले तो निक्षालन को समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई मिट्टी होती है, उसमें पेड़ होता है, पानी पानी जब गिरता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उस पेड़ में से या मिट्टी में से जो पोषक तत्व है वो बह करके चले जाते हैं, मिट्टी भी साथ में बह करके चली जाती है और वो कहीं जा कर के इकट्ठा हो जाती है। तो वो मिट्टी मतलब निक्षालन से बनी मृदा क्या कहलाती है। यहाँ दे रखा है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट मृदा। तो निक्षालन से जो बनी हुई मृदा होती है वो लेटेराइट मृदा कहलाती है। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे लेटेराइट मृदा। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान दे रखा है, लौह अयस्क खाली स्थान प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो है वो अजैव है, जैविक नहीं है। लौह अयस्क अजैव प्रकार का संसाधन है, तो हम यहाँ पर अजैव लिखेंगे इस रिक्त स्थान में। अगला रिक्त स्थान दे रखा है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खाली स्थान क्षेत्र है। मतलब देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 27% जो क्षेत्र है, भूमि का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर हम लिखेंगे पठार क्षेत्र है। अगला, संपूर्ण उत्तरी मैदान खाली स्थान मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जो पूरा उत्तरी मैदान जो वो कौन सी मृदा से बना है, तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सर्वाधिक जो है उपज देने वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा से ये पूरा उत्तरी मैदान बना हुआ है, नदियों के द्वारा बहा, क्योंकि ये हिमालय के द्वारा जो नदियाँ आती है वो अपने साथ में मिट्टी को बहा करके लाती है और उस क्षेत्र में वो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त फायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है। तो वो जो मिट्टी है वो जलोढ़ मृदा है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। पूरे उत्तर मैदान में ये जो है मिट्टी है कौन सी, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ हम लिखेंगे जलोढ़ मृदा। अगला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खाली स्थान संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिसमें जीव नहीं है तो वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन कहेंगे उनको, जिसमें जीव नहीं है या निर्जीव वस्तुओं से बने हैं तो वे संसाधन क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन कहलाएंगे। यहाँ हम रिक्त स्थान में अजैव लिखेंगे। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खाली स्थान प्रतिशत जो है वो हिस्सा मैदानी है। मतलब कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, तो यहाँ हम लिखेंगे 43%, 43%। मतलब 43% भाग जो है वो मैदानी हिस्सा है। अगला इसमें चलते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न दे रखा है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी के फायदे के लिए वीडियो बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, जरूर अपने सभी मित्रों को ये शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा मिल सके, परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकें। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये जो प्रश्न है वो सत्य है। इसका उत्तर हम यहाँ सत्य लिखेंगे। पुरानी जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, साथ ही जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटेराइट मिट्टी का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। बिल्कुल सत्य है, ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, लेटर से। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ समझने की आवश्यकता है, जब खेती नहीं की गई तो उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो असत्य हो जाएगा। उसको पड़त भूमि कहा जाता है, जो ज़्यादा समय तक जिसमें बोया नहीं जाता है। यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र लिखा गया, इसलिए ये जो है असत्य हो जाता है। अगला, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है बहुत गहरी और अम्लीय स्वरूप में होती है, तो इसका उत्तर है वो बिल्कुल सत्य है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सत्य है।
उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। अभी कुछ समय पहले ही अभी हमने देखा है ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव में कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। ये भी जो है प्रश्न सत्य हो जाता है, तो सत्य असत्य यहाँ पर पूरे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। सही जोड़ी में एक तरफ देख रखा है प्राकृतिक संसाधन, पुनर्नवीनीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन जो है इसमें से सांस्कृतिक विकास नहीं हो सकता, हवा, पानी और मिट्टी। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये आता है हवा, पानी, मिट्टी। तो पहला ऑप्शन जो है हम हवा, पानी और मिट्टी इस ऑप्शन में लगाएंगे। प्राकृतिक संसाधन से जो है हवा, पानी, मिट्टी, ये वाला ऑप्शन जोड़ देंगे। पुनर्नवीनीकरण, पुनर्नवीनीकरण मतलब फिर से वापस उपयोग में लाना, नया बना करके। तो यहाँ पर पुनर्नवीनीकरण का ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग, मतलब 2 नंबर का ये हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का पुनः उपयोग करते हैं तो उसको पुनर्नवीनीकरण कहा जाता है। फिर आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसे कहेंगे, जब रोजगार और मिलेगी और जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी तो उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। 3 नंबर वाला ऑप्शन जोड़ी का ये हो जाएगा। उसके बाद संसाधन, संसाधन जो है वो एक बच गया है यहाँ पर। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास तो हम मिलाएंगे यहाँ पर सांस्कृतिक विकास से, 4 नंबर पॉइंट। और संसाधन हो जाएंगे प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित, मतलब संसाधन जो होते हैं प्राकृतिक भी होते हैं और मानव के द्वारा निर्मित भी होते हैं। सामने सामने इसका उत्तर। इस प्रकार से जोड़ी यहाँ पर पूरी होती है। आप इसका हल कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सही उत्तर। अगला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ था? हमने ऊपर ऑप्शन में अभी आपको बता दिया गया था कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ब्राजील शहर में हुआ था। ब्राजील देश में रियो डी जेनेरो शहर है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। हम यहाँ पर लिखेंगे ब्राजील के शहर जो है वो रियो डी जेनेरो। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? फिर से वापस वही प्रश्न दोहरा कर आ गया है, इसको बड़े ध्यान से हम समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? मतलब राष्ट्रीय वन नीति जो लागू हुई है सरकार के द्वारा, उसमें भारत के कितने % भाग पर वन होना ही चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 33% भाग पर, 33%, मतलब 33% भाग पर वन पेड़ पौधे होना ही चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अत्यधिक मात्रा में वन है या पेड़ है, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? ये प्रश्न भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों में देख लिया है कि अत्यधिक वर्षा से जो निक्षालन की प्रक्रिया होती है उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इससे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसके ऑप्शन हम लिख लेंगे लेटेराइट मिट्टी। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वो 30% भाग जो है वो 30% भाग पर भारत में पर्वतीय क्षेत्र है। कपास के लिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी जो है वो उपयोगी होती है? तो इसको हमेशा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कपास की मिट्टी के लिए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग में ली जाती है? जहाँ पर ज़्यादा कपास का उत्पादन हो सकता है तो वो मिट्टी काली मिट्टी होती है, हमेशा याद रखिएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। हम यहाँ पर रेगुर मिट्टी लिखेंगे। रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको, या रेगुर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कुल कितना है? तो वो है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर हम लिखेंगे 33 लाख वर्ग किलोमीटर। तो साथियों, यहाँ पर इस पार्ट के सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूर्ण होते हैं। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को हमारा ये चैनल जो है वो शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें, अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर उनको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पाठ के रिक्त स्थान की ओर। पहला रिक्त स्थान इसमें दे रखा है, जल परिवहन देश का खालिस्तान परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सस्ता।
जल परिवहन जो है देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। कम खर्च में माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है जल परिवहन के माध्यम से। दूसरा रिक्त स्थान दे रखा है, भारत विश्व के सर्वाधिक खाली स्थान जाल वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सड़क। सड़कों का जाल पूरे भारत में बिछा हुआ है, तो ऐसे बहुत कम देश है जहाँ पर इतनी ज़्यादा सड़कें बनी हुई है, तो भारत भी उसमें से एक है। अगला रिक्त स्थान, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खाली स्थान परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल में परिवर्तित करके पाइपलाइन परिवहन के द्वारा ले जाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ठोस को तरल में बदला जाता है और पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइपलाइन। अगला रिक्त स्थान, परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ऐसा परिवहन जो बहुत तेज गति से होता है, आरामदायक भी होता है और प्रतिष्ठित भी है। वो कौन सा परिवहन है? वो है वायु परिवहन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वायु। वायु परिवहन जो है बहुत तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको पहुँचा सकता है, आरामदायक भी होता है, साथ ही प्रतिष्ठित मतलब बड़े बड़े अमीर लोगों के लिए बहुत प्रतिष्ठित है, इसी को पसंद करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए परिवहन का बहुत अच्छा साधन है। अगला रिक्त स्थान, एयर इंडिया घरेलू और खाली स्थान वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। एयर इंडिया एक कंपनी है जो कि हवाई जहाज़ का संचालन करती है। तो एयर इंडिया घरेलू मतलब हमारे देश में भी वायु सेवाएं प्रदान करती है और विदेशों तक भी वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं जिसको कहते हैं हम, तो यहाँ हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है। आखिरी अंतिम रिक्त स्थान इसका, पर्यटन खाली स्थान को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन जो है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। हम यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ इस पाठ के रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला दे रखा है, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। भारत में जो है सड़क परिवहन मतलब सड़कों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वो रेल परिवहन से भी पहले प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल सत्य है ये। अगला, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। ये भी सत्य है, कुछ देशों को भारत जो है पेट्रोलियम का निर्यात करता है। पवन अंश का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। बिल्कुल सही बात है, भारत में पवन अंश कंपनी जो है हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करती है, सत्य है। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे सत्य। ऊपर के तीनों जो है वो सत्य हो चुके हैं। पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है, तो विद्यार्थियों ये जो है असत्य है। पारादीप पत्तन जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जल मार्ग है। तो हल्दिया और जो इलाहाबाद है उसके बीच में जो जल मार्ग बनाया गया है वो गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये यहाँ यमुना नदी दिया गया, इसलिए ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ हम असत्य लिखेंगे। अगला, कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है, तो ये बिल्कुल असत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि कोंकण क्षेत्र जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ये भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें और उनका हल करें, एक एक नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला जो है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन, ज्वारीय पत्तन, अंतःस्थलीय नदी पत्तन, कृत्रिम पत्तन, और इधर एक ऑप्शन ज़्यादा दे रखा है। तो यहाँ हम राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या आ सकता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरे जो देश में जो राजमार्ग बनते हैं, जो सड़क बनते हैं, तो वो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। तो यहाँ पर ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इस पहले वाले ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग लिखेंगे। अगला जो है राज्य राजमार्ग
तो राज्य का राजमार्ग जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाता है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन जो है भारत सरकार प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है। तो ये 3 नंबर तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा। अगला ज्वारीय पत्तन। तो ज्वारीय पत्तन कौन सा है? ज्वारीय पत्तन हो जाएगा ये कांडला, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला ज्वारीय पत्तन है एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन। अंतःस्थलीय नदी पत्तन जो है वो कोलकाता हो जाएगा। इसका ऑप्शन 5वां का कोलकाता लिखेंगे। और कृत्रिम पत्तन जो है वो चेन्नई है, तो छठे का ऑप्शन हो जाएगा ये चेन्नई। चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है एक, जो कि बहुत पुराना सबसे पहले बनाया गया था। ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसका निर्माण किया गया बहुत पहले चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ पूरी होती है। अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला यहाँ पर दे रखा है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? राज्य और अनेक दूसरे देशों में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको हम व्यापार कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे व्यापार। अगला दे रखा है किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? कोई देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना प्रगति करता है तो वो किसका सूचक होती है? तो उसको हम कह सकते हैं वो आर्थिक विकास का सूचक होती है या आर्थिक वैभव का सूचक होती है। मतलब उस देश की छवि जो है पूरे विश्व में बढ़ती जाती है। यहाँ हम आर्थिक वैभव लिखेंगे या आर्थिक विकास लिखेंगे। अगला जो दे रखा है आयात और निर्यात के अंतर में क्या निर्धारित होता है? जो आयात होता है और जो निर्यात होता है उन दोनों के अंतर से क्या निर्धारित होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे व्यापार संतुलन। इसका उत्तर है व्यापार संतुलन। भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी? मतलब जो मुख्य रूप से जो बंदरगाह है उनकी कितनी संख्या है? तो भारत में मुख्य रूप से 12 बंदरगाह हैं। हम यहाँ पर 12 लिखेंगे, छोटे मोटे दूसरे बहुत हैं लेकिन मुख्य रूप से 12 बंदरगाह भारत में हैं। अगला प्रश्न किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है? किस मतलब बंदरगाह का नाम जो है दीनदयाल पत्तन भी है? तो उस इसका उत्तर है यहाँ पर कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। कांडला पत्तन, कांडला लिखेंगे हम यहाँ पर। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है? नौ संचालन जल मार्ग ऐसे कितने जल मार्ग है जो कि अंतःस्थलीय नौ संचालन में उपयोग में आते हैं? तो वो उसकी लंबाई जो है वो 14,500 किलोमीटर है दोस्तों। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम लिखेंगे 14,500 किलोमीटर। अगला है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया? मतलब कितने अलग अलग भागों में, विभागों में, मंडल निर्धारित किए गए हैं, स्थानों के हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं, कितने रेल प्रखंड बनाए गए हैं? तो यहाँ पर जो है रेल मंत्रालय द्वारा या रेल विभाग द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कुल 16 रेल प्रखंड हैं। जैसे पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, इस प्रकार से 16 रेल प्रखंडों में पूरे रेल परिवहन को जो है वो विभाजित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? सुरंग जो कि राजमार्ग के अंतर्गत आती है, बहुत लंबी सुरंग है, उस सबसे लंबी सुरंग का नाम है अटल टनल। अटल टनल नाम से ये सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगला प्रश्न भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? मतलब ऐसा कौन सा परिवहन है जो कि बाकियों की अपेक्षा जो है वो नया है, पहले उपयोग में नहीं लिया जाता था या पहले उसका खोज नहीं हो पाई थी। अब जो है उसका उपयोग कि पहले रेल परिवहन, सड़क परिवहन के माध्यम से परिवहन किया जाता था, लेकिन अब जो है एक और पाइपलाइन परिवहन आया है जिसमें ठोस पदार्थों को तरल में परिवर्तित करके पाइपलाइन के द्वारा उनका परिवहन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन जो है वो नया परिवहन का एक माध्यम हो गया है। अगला प्रश्न भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? माल ले जाने के लिए भी और यात्रियों के लिए भी, दोनों के लिए
यात्रियों के लिए वो उपयोग में आता है और माल ले जाने के लिए भी उपयोग में आता है। वो कौन सा मुख्य साधन है, तो वो रेल परिवहन महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ पर जो है वो रेल परिवहन लिखेंगे। इस प्रकार से इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमारे पूरे हो गए हैं। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम अगले पार्ट के ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे।